बात यह नहीं है कि पतंजलि गुरुकुलम में आप बालक बालिकाओं को भेज करके वे क्या प्राप्त करेंगे। मुझे जितना आज तक समझ में आया, मेरे को यह समझ में आया कि परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि महाराज, यूँ समझिए कि वो उस समय के विश्वामित्र हैं। बस उनका जो स्वभाव है वो बड़ा ही मधुर है। वो इस प्रकार से आपको डांट करके नहीं कहते कि जो है आप खड़े हो जाओ, यदि अपना पुत्र मुझे नहीं दे रहे तो तू अपना सर्वनाश समझ फिर। इस तरह से बस आपसे नहीं कहते। यह तो हमें समझना चाहिए कि जब राजा दशरथ वो अपने बालकों को बनाने में सामर्थ्यवान नहीं थे, तो आप अपने बच्चे को क्या बना पाओगे। ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप हमसे सुनना चाहते हैं कि पतंजलि गुरुकुलम में या कहीं किसी शिक्षण संस्थान में आकर के आपका बालक क्या बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या उसको बना लेंगे। जब राजा दशरथ ने बना सके, जब कृष्ण इतने सामर्थ्यवान हो करके वे अपने घर में नहीं पढ़े, तब आप उन्हें क्या शिक्षा दे सकते हैं। और रही बात पतंजलि गुरुकुलम की, एक योगी के सानिध्य में, एक समर्थ गुरु के सानिध्य में, एक सामर्थ्यवान गुरु के सानिध्य में जब आपका बालक आएगा, तब वो कौन सी ऐसी संसार की वस्तु है जिसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात का आप उत्तर दीजिए। रही बात मोह की, तो जैसे राजा दशरथ का था, थोड़ा थोड़ा तो आपका भी है, थोड़ा थोड़ा उनका भी है, जो अपने बहुत योग्य बालक होते हैं। मैंने भी सच में इतना तो मैं देखो कह सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा मुक्त संगो अनहम वादे धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धि और निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। तो एक छोटी सी बात कही जाती है कि अनहम वादिता, साधु में अनहम वादिता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो मैं भी बोलने वाला हूँ। कि मैं ये देख चुका हूँ कि माता पिता अपनी योग्य संतानों को, मैं कह सकता हूँ हमसे भी योग्य, देखिए हम भी कम सामर्थ्यवान नहीं हैं। जैसे भाई जी कह रहे थे कि 15 वर्ष हो गए, तो 15 वर्ष से सन्यास की वेशभूषा में है और पतंजलि योगपीठ में टिके हुए हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं और एक बार भी गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं की, तो उसके लिए हम भी तो अभिनंदन के पात्र हैं। हमने भी कुछ चाहा नहीं, और मैं कह सकता हूँ हमें कुछ ऐसी वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त न हो। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि, कि ऐसा कोई संसार का पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त करनी हो, मुझे प्राप्त हो न, और ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त हो न। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिस प्रकार हमने अपने गुरु को पाया, एक तो था जब उन्हें दूर से देखते थे तो अलग बात थी, अब आज तो 15 वर्ष से हम उनको देख रहे हैं, हमने देखा, और हमने जितना, मैं कह सकता हूँ कि 15 वर्ष में जब दूर से देखा था तो जो समझा, रिश्ते ऐसे होते हैं कि दूर से अच्छे लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास जाओ तो खोखले नजर आते हैं। तो हमने जब दूर से देखा तो जितना जो तेज, जो पराक्रम, जो तप समझा था, वो निकट आकर के तो हमें लगा कि हमने तो कुछ समझा ही नहीं था। आज मैं कह सकता हूँ कि परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि गुरु जी महाराज जिस प्रकार पहले तप करते थे, आज तो उससे कहीं ज़्यादा ही करते हैं। पहले जितने सामर्थ्यवान थे, आज उससे अनंत गुना सामर्थ्यवान है। संदेह हमारे मन में भी है, क्योंकि हम 2014 से पहले आ चुके थे, तो वो कार्यक्रम भी देखा हुआ है। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के आए तो हमारे मन में भी आया, हमने तो पूछा भी महाराज श्री जी से, उससे पहले पूछा था कि गुरु जी ये बताओ, छोटे थे तो कुछ भी पूछ लेते थे, तो कोई शर्म आती नहीं थी, कुछ उल्टा पूछते नहीं थे, किसी प्रकार की झिझक थी नहीं मन में। जिसको हम अपने से बड़ा मानते उसके प्रति, जैसे मैंने आपसे पहले ही आते कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं आपके बीच में कोई अपने मन की बात कहने में, और मैं आपके बीच में भी अपनी मन की बात न कह पाऊँ तो फिर मैं यहाँ आकर के करूँ भी क्या। यदि शिक्षा के विषय में मैं पहली बात जो मेरे मन में है वो न कह पाऊँ तो परम पूज्य श्रद्धेय योगर्षि गुरु जी महाराज जी से, श्रद्धेय आचार्य श्री जी से कभी बालकपन में, कभी कैसे, हमने हंसी मजाक में कभी भी प्रश्न किए। तो हमने पूछा, ये 2014 से पहले की बात है, कि गुरु जी आप सामर्थ्यवान हैं, आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाते देश के, आप बनेंगे तो कार्य जल्दी सफल होंगे। तो महाराज जी मुस्कुरा करके कह देते हैं, बेटा कुछ काम करने होते हैं, कुछ करवाने भी होते हैं। तो हमें मतलब उस समय तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि हम भी कुछ काम कर रहे हैं, कह सकते हैं महाराज जी करवा रहे हैं और हमारे भले के लिए करवा रहे हैं। फिर मोदी जी के बनने के बाद प्रश्न आया कि अब महाराज जी क्या करेंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, देश का काला धन वही लेकर के आएंगे, उनकी जिम्मेदारी हो गई। जैसे घर परिवार की जिम्मेदारी अपनी अपनी सबकी है,
तो आज जो भी राष्ट्र में हो रहा है उनकी जिम्मेदारी है, वो माने चाहे ना माने, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो। अच्छा हो रहा है, रोड अच्छे हैं, मोदी जी का धन्यवाद। कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो राजा के ऊपर राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है। फिर समझ में नहीं आया। अच्छा सच्ची बात कहूँ तो आज जो पतंजलि योगपीठ को लोग जानते हैं, आप में से जो 2014 से पहले से जुड़े हुए हैं वो सारी बातें जानते हैं, जो बाद में जुड़े हैं वो समझते हैं पतंजलि योगपीठ को पतंजलि फूड्स, रुचि सोया, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का एम्पायर, शेयर मार्केट। आज यहाँ पर आप लोग आते हैं, पहले केवल ये फेज़ 2 का प्रकल्प था, रिसर्च सेंटर से लेकर के पीछे पतंजलि गुरुकुलम की जो भव्य दिव्य बिल्डिंग आपको दिखाई देती है उससे लेकर के पूरी यूनिवर्सिटी, आचार्य कुलम, जो सारा आज आप लोगों को दिखाई देता है, ये सारा का सारा सृजन वेलनेस सेंटर, ये सारा का सारा 2014 के बाद का है। यदि देखें तो कोई बहुत बड़ा लंबा समय नहीं है। आज 2025 है, लगभग 10 साल। तो 2014 से लेकर के सन्यासी जो ये भाषण दे रहा है ये भी 2018 में महाराज श्री जी ने पहली बार सन्यास दिया। तो सन्यासियों से लेकर के, शिक्षण संस्थान से लेकर के, रिसर्च सेंटर से लेकर के, पूरे वेलनेस सेंटर से लेकर के, रुचि सोया, पतंजलि फूड्स से लेकर के, और अब तो और 2-3 कंपनियां अच्छी अच्छी हैं। ये सारा का सारा सृजन गत 10 वर्षों का ही तो पुरुषार्थ है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। यह तो मान सकते हैं कि जब हम सोच रहे थे कि महाराज श्री जी अब करेंगे क्या, अब इतना कर दिया है कि अब ये मन में आता है कि ये सब संभलेगा कैसे और ये सब कितना विस्तार को प्राप्त होगा। आज एक वेलनेस सेंटर है जिसमें इतनी भीड़ लगी रहती है, तो समझ में नहीं आता क्या पूरे देश में वेलनेस सेंटर खुल जाएंगे क्या। और एक बड़ी चीज़ जो मैंने नहीं बोली, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इसके लिए परम पूज्य श्रद्धेय योगर श्री गुरु जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मैंने मोदी सरकार से कुछ नहीं चाहा, ना कुछ मांगा, लेकिन केवल एक बात कही थी कि एक बोर्ड का गठन करके मुझे दे दो जिससे कि मैं इस भारतवर्ष की शिक्षा को दिशा दे सकूं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा, एक चीज़ के लिए तो कहा। तो उसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करने में मोदी सरकार ने 10-12 साल लगा दिए, जो कि खुद की सरकार थी, उन्होंने 10-12 साल लगा दिए। और आज पतंजलि योगपीठ के पास वह सामर्थ्य है भारतीय शिक्षा बोर्ड का, जिसका अब इतना विस्तार होने जा रहा है। जब उसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि कहाँ तक जाएगा। क्या कल को लाखों स्कूल पतंजलि योगपीठ के होंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो संचालित होंगे। जैसे आज सीबीएसई फेमस है, आप में से भी देखिए, माफ़ करना मैं शिक्षा की बात करने आया तो ऐसे पूछ रहा हूँ, झूठ मत बोलना। एक बार हाथ खड़े करना जिनके बच्चे आज भी सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हाथ तो खड़े कर ही सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवर्तन की दिशा देखो ऐसी होती है कि आप जो सुन रहे हैं प्रवचन है, जो महाराज जी से जिनकी जड़ें जुड़ी हैं उनके ही बच्चे आज सीबीएसई बोर्ड में हैं। धीरे धीरे उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कोई ऐसा ही कारण है, मैं बड़ी समझदारी से आपसे बात कर रहा हूँ कि उस तरह के और भी स्कूल्स खुलेंगे। हो सकता है बच्चे थोड़े बड़े हो गए हों, 1-2 साल, जैसे इस बार अपने आचार्य कुलम से भी केवल 2 कक्षाएँ 10वीं और 12वीं वाली कक्षाएँ सीबीएसई से परीक्षाएँ देंगी, उसके बाद बैक टू बैक सारी परीक्षाएँ भारतीय शिक्षा बोर्ड से दी जाएंगी। उसके लिए आचार्य कुलम का भी एक बार अभिनंदन कर दीजिए, क्योंकि पतंजलि गुरुकुलम तो पहले से ही भारतीय शिक्षा बोर्ड से संचालित था, लेकिन आचार्य कुलम भी उसमें हो गया और उनके अभिभावकों ने भी ये बात स्वीकार करी। तो धीरे धीरे अभी पूरे भारतवर्ष में यदि आगे की परिकल्पना सोचें तो कितने ही विद्यालय खुल सकते हैं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएट हो सकते। भारतीय शिक्षा बोर्ड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। जरा सोचिए कि जो है पतंजलि का एक विद्यालय होता, आपको कितना अच्छा लगता है कि एक पतंजलि गुरुकुलम चल रहा है, एक आचार्य कुलम चल रहा है। वो बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड, उससे लाखों स्कूल ऐसे ही एफिलिएट होंगे जैसे सीबीएसई एक बोर्ड है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं उसको चलाने वाले। तो अपने यहाँ भी आदरणीय एनपी सिंह साहब सर है, और अभी तो एक है, पूरी की पूरी टीम खड़ी होगी 5 से 10 हज़ार लोगों की इंस्पेक्शन करने के लिए। पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी भी उसमें जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा होगा कि समझ में नहीं आएगा क्या होने जा रहा है। पतंजलि वेलनेस है, उसका इतना सामर्थ्य है, यदि हर एक राज्य में एक भी खुल जाए, अभी तो एक भी नहीं है, हर एक राज्य में, हर एक कह सकते हैं राज्य से छोटा जिला आता है, मान लीजिए 10 जिलों में भी एक हो तो वो भी इतना बड़ा प्रकल्प है कि उसमें भी सामर्थ्य है फैलने का। फिर रही पतंजलि फूड्स की बात, तो पतंजलि फूड्स में तो आप यूँ मानिए कि आज तो फूड के बारे में इतनी बर्बादी का हाल है, तो लोग यदि निहार रहे हैं तो अपने पतंजलि की ओर ही निहार रहे हैं फूड्स के प्रोडक्ट के लिए। फिर अपना
आयुर्वेद कॉलेज है, पतंजलि विश्वविद्यालय, फिर बात है पतंजलि गुरुकुलम की। तो पतंजलि गुरुकुलम जैसा सामर्थ्य, क्योंकि वहाँ बच्चे फ्री हैं पढ़ने के लिए, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं उनके ऊपर। वहाँ हम उनको एक बात तो ज़रूर है कि संस्कृत की शिक्षा जरूर दे रहे हैं विशेष रूप से, जिसे उन्नत भाषा में कहते व्याकरण शास्त्र, जिसके लिए महावीर हनुमान ने, जब श्री राम जी हनुमान जी से मिलते हैं, जो संवाद प्रथम संवाद होता है, जब वो अपना वेश बदल करके जाते हैं, तब वहाँ श्री हनुमान जी की प्रशंसा में राम लक्ष्मण से कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचित अपशब्दितम, कि लक्ष्मण ऐसा लगता है इन्होंने अवश्य ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन बहुत बार किया है, क्योंकि इतना संवाद किया, एक बार भी कोई त्रुटि नहीं की शब्दों में। फिर कहते हैं नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम। और एक बात और, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इसका अनभिज्य, इन्हें न पढ़ा हुआ ऐसी बातें भी नहीं कर सकता। यानी कि हनुमान जी ने भी व्याकरण शास्त्र पढ़ा था, और परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरु जी महाराज श्रद्धाचार्य श्री महाराज जी ने, और हम सब सन्यासियों सहित ये परंपरा को ढालने के लिए, क्योंकि शिक्षा में ना जितनी विषयों की बात की जाए, देखिए वो कम ही है। अब जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस किसी का कोई मापदंड नहीं है कि कोई एक विद्यार्थी, अब आचार्य शंकर जी ने तो 16 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्र पढ़ लिए। यदि वो आज हमारे बीच में होते और वो इस तरह से पढ़ रहे होते, उनके लिए तो उनके पैरामीटर का सिलेबस ही नहीं। सिलेबस तो ना तो कोई एनसीईआरटी निर्धारित कर सकती, ना कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड निर्धारित कर सकता, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते किसी के लिए। जिसमें जितनी अभिप्सा है वो उतना ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है, जिसकी जितनी अभिप्सा होती है उसके अनुरूप चीज़ें ग्रहण होती हैं, ग्राह्यशीलता वैसी ही होती है। तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड ने एक दिशा दी है कि जो कंटेंट सनातन परंपरा के अनुरूप जो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जा सकता वो प्रोवाइड किया। लेकिन शिक्षा कहीं किसी को बांध नहीं सकती, ना कोई आज तक बंधा, ना किसी ने कोई पैरामीटर तय किया, क्योंकि मानव का मस्तिष्क है वह, उसका सामर्थ्य, सारी संसार की वस्तुएं ऐसी हैं कि जितना आप उसका प्रयोग करो उतनी वे क्षीण होती जाती हैं, जर्जर होती जाती हैं, जितना प्रयोग करें। अब मैं इस माइक का भी जितना प्रयोग करूँगा, थोड़ी देर के बाद बैटरी धीरे धीरे डाउन, ये फ़ैन भी जितना चल रहा है, ये शरीर भी, लेकिन केवल मस्तिष्क ऐसा है जितना यूज़ करो उतना उन्नत होता है। तो इसलिए मानव मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। जो सिद्धियों की भी बात करे वह भी मानव मस्तिष्क का ही खेल है, इस प्रकृति की संरचना है। तो इसलिए शिक्षा के विषय में हम, बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा विषय नहीं, किसका कितना सामर्थ्य यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूँकि मैं पतंजलि गुरुकुलम के बारे में आप सबको कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने मोटी मोटी बातें तो देखो क्या ही दी, जो मैं कहना चाह रहा था हृदय से। बाकी सभी बातें आप एनपी सिंह साहब सर के प्रवचनों में समय समय पर सुनते रहते। एक एक क्या है, एक एक विषय पर बात करना बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत। यदि आप किसी पाठ्यक्रम के विषय में भी बात करें ना, जैसे मैं शुरुआत ही यहाँ से करूँ कि पाठ्यक्रम किसी के लिए निर्धारित हो ही नहीं सकता, फिर उसको निर्धारित करना अपने आप में एक जटिल विषय हो जाता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अद्भुत कार्य किया है, और अब तक भारतीय शिक्षा बोर्ड की यूँ मानिए 10वीं तक की 12वीं तक की पुस्तकें भी हमारे पास हैं, क्योंकि पहला बोर्ड है जो ये सीबीएसई बोर्ड होता था, उसकी पुस्तकें नहीं होती थी। जितने भी स्टेट बोर्ड और जो है नेशनल बोर्ड्स हैं, उन सब में पुस्तकें केवल एनसीईआरटी प्रोवाइड करता था। भारतीय शिक्षा बोर्ड इकलौता बोर्ड है जो अपनी पुस्तकें भी प्रोवाइड कर रहा है, एफिलिएशन भी दे रहा है, जिसके पास हर तरह के मॉडल्स हैं। इंग्लिश मीडियम का मॉडल भी है, आचार्य कुलम मॉडर्न एजुकेशन का भी मॉडल है, और प्राचीन पद्धति का और नवीन शिक्षा देते हुए ऐसा गुरुकुल भी है जो पूरे संसार में कहीं नहीं चल रहा। ऐसे गुरुकुल भी है जिसमें प्राचीन शिक्षा भी दी जा रही है, और 10वीं तक सभी विषयों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। देखिए यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हिंदी की बात तो सबने की, किंतु परम पूज्य श्री देवगर्षि गुरु जी महाराज जी ने ये साहस किया कि अपने गुरुकुलों में हिंदी मीडियम ही रखा। नहीं तो आप आज जा कर के देख लीजिए, किसी विद्यालय में कहीं हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता हो तो आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। और उसके साथ इंग्लिश को जैसा दर्जा दिया जाना था वैसा दिया कि इंग्लिश भाषा अवश्य सिखाएंगे, किंतु उसके साथ 7 विदेशी भाषाएं। पतंजलि गुरुकुलम के छोटे 2.5 वर्ष के बालक वहाँ से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं,
और उसके साथ साथ फिर क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ढेरों बातें हैं, जिसमें एक वाक्य में यह संदेश दिया जाता है कि जितनी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कम करके प्रैक्टिकली हम जितना कराने का प्रयास कर सकते हैं उसकी ओर हम अग्रसर हों। तो वो पतंजलि गुरुकुलम सबसे बेस्ट मॉडल है उसका, कि जहाँ विद्यार्थी, कल मेरे को कुछ जो मेरे साथ नए कह सकते हैं नए सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े पतंजलि गुरुकुलम में, तो ऐसे ही मुझे कह रहे थे चलते चलते कि स्वामी जी एक बात तो है कि गुरुकुल में एक एक विद्यार्थी में एक एक बात तो है कि जैसे होता है ना, सबका अपना अपना रुचि अपनी अपनी होती है। कोई पहलवान अच्छा हो सकता है, कोई चित्रकार अच्छा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन बात होती है कि कम से कम इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए। तो मुझे वो वैसे ही कह रहे कि बच्चों में मैं देखता हूँ कि जो है एक कोई ना कोई एक स्किल बच्चों ने पकड़ी हुई है कि जो है कोई, जैसे अभी एनुअल फंक्शन हुआ तो एनुअल फंक्शन में सैकड़ों काम करने पड़ते हैं, कोई जो है पीछे से, और बच्चे ही सहयोग कराते हैं, कोई किसी तरह का कार्य कर रहा है, कोई किसी तरह का, और बच्चों ने दिन रात लग करके कार्य किया। तो मुझे कह रहे कि मैं देख रहा हूँ ये बच्चा वैसे तो ठीक है, छोटी मोटी ऊक चूक किसी ना किसी से होती रहती है, कि जो है ये पेंटिंग करने में बहुत ज़बरदस्त है, इसका इंटरेस्ट भी है। मैंने कहा हाँ ये तो है। बोले ये दूसरा जो है ये पहलवानी बहुत अच्छी करता है, बोले ये जो है ये शास्त्र बहुत अच्छा करता है, पूरा अपना 18 घंटे का उसमें यूटिलाइजेशन करता है। तो मैंने कहा ये हमारे लिए अच्छी बात है कि एक विद्यार्थी अपनी एक स्किल को पकड़ करके आगे बढ़ रहा है, बाकी जो हम उनको सिखा रहे हैं उसको वो अपने साथ समायोजन करने का प्रयास कर रहा है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि उसने आज समझ लिया कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, मैं इसमें अपना सामर्थ्य बढ़ा सकता हूँ। नहीं तो बहुत सारे देखो माता पिता यहाँ बैठे हैं, यदि आज उनका बच्चा कोई कहे तो ये साहस मैं तो रख सकता हूँ, यदि आपकी संतान हमारे पास हो तो हम तो ये साहस रख सकते हैं कि ठीक है शिक्षा ग्रहण कर तो रहा है, पेंटिंग में ज़्यादा इसकी रुचि है, कोई नहीं माता पिता से बात कर लेंगे, इसको समय तो दे करने के लिए। लेकिन जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है तब उसका निर्वहन आप उस भाव से करने में उतने समर्थ नहीं हो पाते। हजारों चिंताएं आपको खाने लगती हैं कि कल को ऐसा हो गया तो, कल को इसको नौकरी नहीं मिली तो, कल को ये हो गया तो उस साहस को करने के लिए आवश्यक है कि आप विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश कराएं। और मैं तो उदात्त कंठ से कहना चाहता हूँ एक वाक्य में कि जो माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बालक कुछ बड़ा करके दिखाए, संसार से कुछ हट करके दिखाए, और कल को हो सके तो इस राष्ट्र का संचालन करके दिखाए, यदि ऐसा साहस रखते हैं तो अवश्य पतंजलि गुरुकुलम में भेज दें। इसके अलावा कोई प्रकल्प है नहीं। परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज जी के सानिध्य में भेज दें, श्रद्धेय आचार्य श्री जी के सानिध्य में एक तरफ हो करके भेज दें। इसके अलावा मेरे पास कोई बात है नहीं कहने को, और जो मैं बता सकता था हृदय की गहराइयों से वो मैंने बताया आपको पतंजलि गुरुकुलम के बारे में। यदि अब आगे जैसा हो वैसे यदि कुछ प्रश्न हो तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ, और बाकी जैसा निर्देश वैसा कर सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही। ओम जी। जी ओम। हमारा पोता है, 4 साल का हो चुका जी। 4 साल का कर दे। मैं चाहता हूँ उसको यहाँ लाने के लिए। ले आइए जी। मैंने तो बताया कि आप जो है जो 2.5 साल से लगभग 2-2.5 साल से बच्चा प्रवेश कर सकता है पतंजलि गुरुकुल। उसकी उम्र 4 साल हो चुकी जी। बिल्कुल आप प्रवेश करा सकते हैं, और कराएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। पहले बिले का था, एक 7 साल का हो चुका था, उसका एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन के लिए ऐसा है, ये थोड़ी सी समस्या है कि जी एडमिशन के लिए देखो आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 5वीं कक्षा में प्रवेश करा रहे हैं, तो हमें भी पता है कि बच्चा 4th क्लास में ही पढ़ रहा है, तो 4th क्लास का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसे तैयार कराइए अच्छे से। लगभग हम उसी लेवल पर एग्जामिनेशन रखते हैं। उसके साथ साथ सब माता पिता जो पतंजलि गुरुकुलम में प्रवेश कराना चाहते हैं वे श्रीमद् भगवद गीता जरूर कराएं। एक एक अध्याय, जैसे 16वां अध्याय छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, 16th चैप्टर दैवासुर संपद विभाग योग, उसको कराए। यूट्यूब पर भी लगभग आप लोग उच्चारण मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो थोड़े थोड़े शास्त्र भी करा करके ले आएँ तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोग उसको भी थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं मतलब जो उसकी 4 साल उम्र, उसकी माँ का रहना जरूरी तो नहीं उसके साथ सर? नर्सरी प्री से लेकर के नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक रहना जरूरी। दादा तो रह सकता है उसके साथ? हाँ, दादा तो उसके साथ रह सकता है, माँ नहीं रह सकती। माँ ही रह सकती है, दादा नहीं रह सकता। गवर्नमेंट जॉब पे है, मतलब थोड़ा सा वो बात कर लेंगे जैसी जिसकी वो है। हाँ जी। बात कर सकते हैं उस समय एडमिशन के टाइम पर। पहले आप लेकर के तो आइए, लेकर तो जिसकी जैसी समस्या है उसका वैसा समाधान किया जा सकता है। मेरा संकल्प है जी, मैं लेकर आऊँगा उसको। ना बिल्कुल, आपके लिए जोरदार अभिनंदन है एक बार कि भाई जिनके हृदय में ऐसी उद्गार हैं। जी सर।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी साधक का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी आपसे एक क्वेश्चन था कि अगर पतंजलि से मैं पीएचडी करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? नॉर्मल व्यवस्था है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में होती है। पतंजलि से आप नॉर्मली पीएचडी कर सकते हैं। बस ये है कि नेट क्लियर होना चाहिए कम से कम आपका। ओह, जी ओम जी, ओम जी। जी जी। मैंने लास्ट ईयर पता करा था अपनी बेटी के लिए। वो बोले 5वीं क्लास से हम लेते हैं एडमिशन। 5वीं कक्षा तक एडमिशन होते हैं? 5वीं तक होते हैं। वो बोले 5वीं से लेंगे जी, पहले तो नहीं लेंगे उससे पहले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई गलत सूचना आपने ले ली होगी। प्री नर्सरी से लेकर के 5वीं तक नॉर्मली एडमिशन करते ही हैं हम लोग। ठीक है जी। ओम जी। बालकों के भी बालिकाओं के, परिसर अलग अलग है। ओ